Welcome to Simply GIS. GIS for everyone. Good evening, everyone, and I hope all of you have joined. Two or three are still have not joined. The thing is that in the previous two classes, we have discussed about the basic idea, the core ideas of the remote sensing. After that, when you got the idea of the remote sensing and how the remote sensing work and how it acquire the different type of data or surface data, we generally use the data in GIS environment. So if anybody asks you to what do you mean by GIS, you all know that GIS is the geographic information system. It is a tool or technique through which we analyze the earth information, right? So the GIS is more of tools or techniques that help you analyze, understand, elaborate, explain, visualize the earth information. So this slide I showed you earlier, as the previous two lecture mainly solely concerned about the remote sensing, and you might have the idea कि remote sensing is the mainly a process, a systematic process through which we or the satellites acquire the earth information, and provide raw imagery with spectral information. And those raw imagery with spectral information, they contain different type of spatial information. What do you mean by spatial information? Related to the earth surface, जो हमारा मेन मकसद है. And what happened, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हम जो जिसे जीआईएस कहते हैं पॉपुलरली, जीआईएस क्या कहते हैं, उन जो डेटा है उन डेटा को स्टोर, मैनेज, एनालाइज, विजुअलाइज करते हैं. जितने सारे स्पेशल इंफॉर्मेशन है, रॉ डेटा है, स्पेशल डेटा है, तो आपके रिमोट सेंसिंग के थ्रू जितने सारे डेटा आपने आपको बना के मिलता है, आई विल शो यू द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा. तो ये जो डेटा आपको मिलता है, उन डेटा को आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में हो या कहीं भी हो, उसको स्टोर करते हो, उसको मैनेज करते हो, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, उसको फिल्टर करते हो, ये सब करते हो. एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो एनालाइज दोज डेटा. जो हम काम करते हैं अपने रिसर्च के लिए, क्यों करते हैं, अपने रिसर्च के लिए हो, कोई भी रिसर्च हो, कोई भी मैपिंग प्रोसेसेस हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है जिनको चाहिए कि हमारा कितना लैंड एक्वायर हुआ है, कितना लैंड का चेंज हुआ है, ये सब जानना है. इन चीजों को जानने के लिए हम जीआईएस को इस्तेमाल करते हैं टू विजुअलाइज एंड मैप द डेटा, एनालाइज द डेटा. साथों साथ जीआईएस क्या करते हैं, ये आपको सिर्फ रॉ और स्पेशल जो रिमोटली सेंस जो डेटा है, उस रिमोटली सेंस डेटा को ही आपको एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता है. साथों साथ आपको डेटा को मैनेजमेंट सिखाते हैं, कैसे नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं, नया डेटा जनरेट कर सकते हैं, वो आपको सिखाते हैं. कैसे हाउ इंटीग्रेट स्पेशल डेटा विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट और टेबुलर डेटा फॉर मोर इंटरप्रिटेशन, बेटर इंटरप्रिटेशन एज वेल एज डिसीजन मेकिंग. हम मैप क्यों बनाते हैं, आप जो सीख रहे हो जीआईएस, जीआईएस सीखने के बाद आप जो मैप बनाओगे, क्यों बनाओगे, अपने दीवार पे तो टांग टांग के मतलब रखने के नहीं लिए नहीं करोगे. आप उसको कुछ ना कुछ उसका एप्लीकेशन रहेगा. कहीं भी आप किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश कराने चाहते हो, तो कोई मैप जनरेट करते हो, तो वो बोलेगा आपका जो मैप क्रिएट किया है इसका यूटिलिटी क्या है, इसका यूज क्या है, व्हाई यू हैव क्रिएटेड सच मैप, एनीबॉडी कैन क्रिएट द मैप, व्हाई हैव यू क्रिएटेड सच मैप. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन, कोई नया इंफॉर्मेशन लाने के लिए आप ये सब मैप बनाते हो, वो जीआईएस आपको हेल्प करते हैं. सो बेसिकली इट इज ए टूल फॉर प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को मॉडल करना, अलग अलग तरह से ऐसे मॉडलिंग करना, एज वेल एज आपके जो जितने सारे स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करना रियल वर्ल्ड. So I told you while I was in my PhD, I did not know the real life application of the GIS work. मैंने जितने सारे मैप किया था वो बहुत ही अच्छा था. मैंने अलीगढ़ सिटी का जो मास्टर प्लान है उसको इवेल्युएट किया था कि कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक अलीगढ़ में डेवलपमेंट जो हुआ, अर्बन डेवलपमेंट जो हुआ है, वो आपके मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है. तो मुझे वो तो मेरा पेपर बन के रह गया, थीसिस में बन के रह गया. मैंने तो ना तो उसमें कम्युनिकेट किया मैंने डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ना रिसर्च पेपर में दिया, ना गवर्नमेंट उसको देखता है. थीसिस चला जाता है गवर्नमेंट के पास, वो देखता नहीं है. बट व्हेन आई ज्वाइन जेएनयू एज ए रिसर्च एसोसिएट फॉर ए प्रोसेस, फॉर ए डीएसटी प्रोजेक्ट, जिनमें उन्होंने क्या काम कर रहे थे, गुरुग्राम सिटी में जो हल्के से बारिश में जो वाटर लॉगिंग होते हैं,
उसको मिटिगेट करने का एक प्रोसेस वो कर रहे थे। तो वहाँ एक सुखरावाली लेक है, वहाँ लेक को रिजुविनेट किया गया। और आपको मालूम है गुरुग्राम के वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में आपका वो जो है मेवाड़ प्लाटो का और जो अरावली का एक्सटेंशन एक्सटेंशन है। और वहाँ बारिश होते हैं तो वो ड्रेन होके वहाँ बहुत सारा रेवाइन था। तो उस जगह पे मैंने क्या किया, जीआईएस को इस्तेमाल करके आई सजेस्टेड सुइटेबल लोकेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। उससे क्या होगा, बारिश हल्का सा बारिश होगा तो कुछ हद तक हम उसको बारिश के पानी को उसको हम जमा करके रख सकते हैं और उसको बाद में दूसरे एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द जीआईएस नॉलेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जीआईएस सीख के रख दिए और आपके पास रिमोट सेंसिंग डेटा मिल गया और कई सारे डेटा क्रिएट किए, लेकिन उसका आप क्या किए, उसका अप्लाई करते हो। इफ यू आर पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, व्हाट इज द नोवेलिटी ऑफ द रिसर्च पेपर, हाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू बेनिफिट। आप जब पीएचडी का वो लिखोगे, सिनॉप्सिस लिखोगे, या फिर आप पीडीएफ के लिए सिनॉप्सिस लिखोगे, आपको ये एक पोर्शन लिखता है सोशियो इकोनॉमिक रिलेवेंस लिखना होता है, एनवायरमेंटल रिलेवेंस ऑफ योर प्रोजेक्टेड वर्क। तो वहां आप जो वर्क कर रहे हो उसका क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन है। So, इन चीजों का एनालिसिस करने के लिए आप जीआईएस को इस्तेमाल करते हो। ये आपका ये सब आपको बताते हैं। तो इफ यू want to define the geographic information system or GIS, ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम। ये एक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है आपको मालूम है, सिस्टम में कई सारे एलिमेंट एक साथ फंक्शन करता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, बॉडी सिस्टम में कई सारे एलिमेंट्स है, टूल्स है। जैसे एक हाथ है, हाथ का अलग फंक्शन है, लेकिन वो पूरा बॉडी सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारा बॉडी को सक्सेस करते हैं। फिर लेग का अलग फंक्शन है। सिमिलरली इन जीआईएस ऑल्सो कई सारे टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, और हर टूल्स का अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग फंक्शन है। एप्लीकेशन नहीं, फंक्शन होता है। तो ये एक तरह का सिस्टम है। तो उन टूल्स को आप एक्सप्लोर करोगे जब आप और फार्दर आप ये कोर्स में रहोगे, तो अलग अलग टूल्स को एक्सप्लोर करोगे। तो ये एक सिस्टम है जो क्या करता है, कैप्चर करता है डेटा को। कैसे कैप्चर करते हैं, रिमोट सेंसिंग जो रॉ डेटा है उसको आपके पास लाता है, स्टोर करता है, चेक करता है कि सही है कि गलत है। जैसे क्लाउड कवर ज्यादा है तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे हम पिछले दिन आपको बोल रहे थे कि आप अगर फ्लड का कर रहे हो तो आप देखिएगा लैंडसेट को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो, तो क्लाउड कवर ज्यादा होता है। तो ये चेक करता है कि डेटा वेदर वेदर डेटा विल बी यूजेबल और नॉट। फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक डेटा के साथ, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो सोशियो इंटीग्रेट करना, फिर उसको मैनिपुलेट भी करना कि हमें इसे ये थोड़ा चेंज करना है, ये चाहिए कि नहीं। And finally analyzing and displaying those spatial data. So generally spatial data को capture, store, check, integrate, manipulate, analyze and finally visualize करने का जो system है उसे GIS कहते हैं। It used to create maps, analyze patterns within the map of the different geographic elements and identify relationship between the elements. So if I am looking on some satellite imageries, there are buildings, there are rivers, there are vegetation, there are barren lands, there are grasslands. So what are the patterns of those land use, right? Geographic element. At the same time, what are the relationship of those elements? So if you are seeing some, मैंने आपको दिखाया था कि एक कोयले के खादान के जैसा दिख रहा है, रेल लाइन दिख रहा है, चिमनी दिख रहा है, तो वो उसका आप रिलेशनशिप कर लिया और उससे आप आइडिया निकाल लिए कि ये क्या है। ये एक वो थर्मल पावर प्लांट है, ये आपने पिछले इस पे दिखा था। तो सिमिलरली आपकी जीआईएस का सिर्फ, कई सारे लोग सोचते हैं जीआईएस इज ओनली फॉर क्रिएटिंग मैप। नो, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग मैप, इट एनालाइजिंग patterns of different elements within the map and identify the relationship, cause effect relationship. So whenever you try to define geography, geography always finds out the cause effect relationship. So वो cause effect relationship को आपको कैसे आप explore करोगे, with the help of the GIS. So finally it allows us to answer different questions like where the element is. If I am talking about a hospital, कहाँ है, अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है, ढूंढना है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है कि हम हॉस्पिटल जाना है तो किस रूट से जाने से सही होगा, अच्छा होगा, ये आपका कैसे कौन बताता है, जीआईएस बताते हैं। ये जीआईएस बताता नहीं है आपको, ये आंसर ढूंढने में हेल्प करता है। जीआईएस आपको आंसर आंसर करता है क्वेश्चन को। डिफरेंट एलिमेंट्स का लोकेशन एंड साइट आपको बताते हैं।
स्पेशल लोकेशन। देन व्हाट इज द नियर बाय, उसका एसोसिएशन क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, ये आपको बताते हैं। तो अगर मुझे कोई हॉस्पिटल जाना है तो उस हॉस्पिटल के करीब में कौन सा मेट्रो स्टेशन है ना, और किस रोड के पास है, कौन सा बिल्डिंग के पास है, इन आंसर को आपको देते हैं। At the same time, GIS also helps you I determine or detect the changes happening over the Earth's surface. You know, the Earth's surface is changing very rapidly with the growing population. तो 1800 साल में 1804 में 1804 there were only 100 crore population in on the earth surface. Right now it is over 800 crore population, and this growing population, exponential population और population explosion जिसे कहते हैं, ये क्या किया है, अर्बनाइजेशन किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, साथ साथ आपका डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किया है, लार्ज स्केल लैंड यूज, लैंड को बाद चेंज किया है। ये जो चेंज हुआ है इसको कैसे आप डिटेक्ट करोगे, तो जीआईएस हेल्प यू आंसर दैट क्वेश्चन। सो इट गिव्स यू ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट earth surface feature, different elements over the earth surface feature. These are the core question answered by the GIS, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, लैंड यूज, लैंड कवर मैपिंग कर रहे हो आप, पॉपुलेशन डेंसिटी का मैपिंग कर रहे हो, उसमें पैटर्न आपको नजर आ रहा है, पॉपुलेशन ट्रेंड दिख रहे हो तो आपको चेंज दिख रहा है, पॉपुलेशन पैटर्न देख रहे हो तो वो पैटर्न दिखाएगा। जैसे आप मैपिंग एलयूएलसी कर रहे हो तो एक लैंड यूज, लैंड कवर का पैटर्न दिखाएगा, लेकिन लैंड यूज, लैंड कवर चेंज डिटेक्शन करोगे, एक टूल है जीआईएस में, चेंज डिटेक्शन टूल है, तो वो चेंज डिटेक्शन करोगे तब आपको ट्रेंड पता चलेगा कैसे लैंड यूज, लैंड कवर चेंज हुआ है। सिमिलरली आपका forest loss, environmental loss, finding suitable site for school, hospital or any kind of things, इन चीजों के लिए आपको क्या करते हैं, जीआईएस आपको हेल्प करते हैं जनरली। सो जीआईएस तो हेल्प करता है। जीआईएस एक आइडिया हमने बताया, एक सिस्टमेटिक आइडिया, एक सिस्टम है, एक आइडिया है जो आपको ये सब आंसर देता है। लेकिन ये आप कैसे करोगे, है ना, ये जो आइडिया है इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, इसके लिए आज के टाइम में यू हैव सॉफ्टवेयर्स, राइट, you have softwares in your system, you are using computer and within the computer you have softwares. So what do these softwares do, they work upon the data। कौन सा डेटा, स्पेशल डेटा। अब स्पेशल डेटा हमने क्या बोला कि रिमोटली सेंस भी मिलता है और आप क्रिएट भी करते हो। जैसे आज से 1770 के आसपास जो सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपकी पूरा इंडिया का लार्ज स्केल मैपिंग किया था। तो आप देखिएगा 1800 साल के आसपास का भी मिल जाता है, 1970-80 के पास भी आपके पास टोपोग्राफिकल मैप बन जाता है, मिल जाते हैं। तो वो कैसे बना था, वो तो एक स्पेशल डेटा है, तो वो बाय हैंड बनाया गया था, लेकिन उसको आज के टाइम में आप रीड करोगे तो क्या आपको रिलाई करना पड़ेगा जीआईएस सॉफ्टवेयर के पास। कंप्यूटर में उसको अगर काम करना चाहोगे आप अगर जियोग्राफी के प्रैक्टिकल में काम किए हो, टोपोग्राफिकल मैप इंटरप्रिटेशन, उस पर आप ऐसे ही विजुअल या हैंड किए हो, मैनुअल किए हो, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से जीआईएस सॉफ्टवेयर में किया जाता है। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर वर्क्स अपॉन द डेटा, स्पेशल डेटा यू प्रोवाइड यू। तो जीआईएस का कुछ खुद का कोई डेटा सोर्स नहीं होता है। तो कई सारे लोग सोचते हैं मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो उस पर डेटा आ जाएगा, नहीं, सॉफ्टवेयर के पास डेटा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर आपको डेटा देना होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, उस पर आप लिखते हो, है ना, वो डेटा इनपुट आप कर रहे हो, एक्सेल में डेटा आप पुट करते हो। सिमिलरली जीआईएस में आपको डेटा देना पड़ेगा और वो डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, जीआईएस उसको काम करेगा। तो आपका जीआईएस का इनपुट होता है स्पेशल डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल डेटा, और इन स्पेशल डेटा का मेजर सोर्स क्या है आपका, रिमोटली सेंस्ड डेटा, रिमोट सेंसिंग इमेजरीज, जो हम आपको कई सारे सोर्सेज भी दिखाएंगे। और आई हैड ऑलरेडी शोड यू what are the remote sensing popular remote sensing imageries and how these imageries are captured and what are their core ideas, resolution, different type of resolution, 4 type of resolution I told you। so GIS का जो इनपुट होता है GIS सॉफ्टवेयर का, वो स्पेशल डेटा होता है। ये क्या करता है, ये एनालाइज एंड डेटा विजुअलाइज, डेटा को एनालाइज करते हैं, साथ साथ विजुअलाइजेशन करते हैं। GIS सॉफ्टवेयर, अगेन आई एम सेइंग यू, डज नॉट कम विथ इट्स ओन डेटा। तो जीआईएस का इनपुट होता है स्पेशल डेटा, और ये क्या करते हैं, उन डेटा को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है और विजुअलाइज करते हैं फाइनली।
और उसका आउटपुट क्या होता है आपका? आउटपुट होता है नया तरह का डेटा भी क्रिएट हो सकता है, साथ साथ न्यू मैप्स भी ये जनरेट करते हैं। मैप इज द मेन टूल ऑफ द जियोग्राफर। सो whenever you are working with earth surface or geographical dimension, your main tool is the map. Without map, geography is nothing. So your end product of the GIS software is the new data or maps. So how the things work? GIS क्या करता है? GIS सॉफ्टवेयर के थ्रू आप GIS क्या करते हैं? ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम क्रिएट्स रियल वर्ल्ड स्पेशल डेटा। सो रियल वर्ल्ड जो होता है, आप ये तो आपके कंप्यूटर में नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कंप्यूटर एक छोटा सा पॉइंट है आपके इसमें। लेकिन लेकिन आपका जो रियल वर्ल्ड जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो कंप्यूटर में, एक स्केल में उसको रिड्यूस करके दिखा सकते हो। तो ये क्या करते हैं, जीआईएस रिक्रिएट्स, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, रिक्रिएट्स। इट डज नॉट क्रिएट, इट रिक्रिएट्स द रियल वर्ल्ड स्पेशल डेटा, ठीक है, एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटाइज्ड थीम्ड लेयर्स। ये थीम्ड लेयर, थेमेटिक डेटा आप सुनिएगा, कई बार आप काम करोगे तो आप थीमेटिक डेटा के वर्ड से आप आपके नजर में आए, थीमेटिक लेयर, थीमेटिक डेटा। आप भुवन के पोर्टल में जाओगे, उस पे भी दिखाएगा। ये जो ये जो जीआईएस आपकी जो रियल वर्ल्ड डेटा, स्पेशल डेटा को रियल रिक्रिएट करता है, हाउ इट डज इट डू, डिजिटाइज थीम्ड लेयर करते हैं। तो अलग अलग थीम पे थीमेटिक लेयर बनाते हैं। जैसे एक लैंड यूज का डेटा, एलिवेशन का डेटा, पार्सल का अलग लेयर, मतलब लैंड पार्सल का, प्लॉट्स का, फिर स्ट्रीट्स का अलग लेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स का अलग लेयर, शॉप लोकेशन का अलग लेयर। और इन चीजों को जब आप क्लम्प करोगे, जिसे हम ओवरले कहते हैं, ओवरले करोगे, और सुपर इम्पोज कहते हैं जिसे, है ना, सुपर इम्पोज वर्ड आप लोग सुने होंगे, तो इसे सुपर इम्पोज कहते हैं। जब इसको सुपर इम्पोज किया जाता है, तब आपके ऐसे रियल वर्ल्ड वो क्रिएट होगा। सो दे आर असेंबल्ड इन एनी कॉम्बिनेशन, ओवरलेड, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरलेड बोलते हैं। तो दे आर ओवरलेड फॉर एनालिसिस। सो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज कि हम जो ये देख रहे हैं, ये एक ही लेयर है। नो, इट इज नॉट अ सिंगल लेयर, देयर आर मल्टीपल लेयर्स असेंबल्ड टुगेदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आपके आपके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन चाहिए, ये जब आप वेटेज ओवरले करोगे तब ये आपको समझ में आएगा। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में उसको ओवरले करते हो, असेंबल करते हो, जिसे हम ओवरले कहते हैं, ओवरले एनालिसिस कहते हैं। ये एक जीआईएस का टूल है। तो ओवरऑल आप क्या करोगे, रियल वर्ल्ड को ऐसे इन अलग अलग थीमेटिक लेयर को आप ये इनपुट लेयर है, इन इनपुट लेयर को आप प्रोसेस करोगे आपके जीआईएस में, तो आपके ऐसे रियल वर्ल्ड जैसे मैप बनेगा, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैप या हीट मैप, जो भी मैप आप बनाना चाहते हो, वो सब मैप बनेगा। ये तो रहा जीआईएस कैसे काम करता है। नाउ what are the components of GIS? This is very basic and you might know about these things. So generally GIS सिस्टम जो है, हमने जो बोला, ये जीआईएस सिस्टम वर्क्स थ्रू 5 मेन कंपोनेंट। पहला जो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो जीपीएस ड्राइवर डिवाइसेस है, स्कैनर है, प्लॉटर्स है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम। जैसे मेरे पास यहाँ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखा हुआ है अभी, तो वो भी एक तरह का स्टोरेज सिस्टम के हिसाब से काम करता है। तो जितने सारे कंप्यूटर और आपके जीपीएस डिवाइस, आप स्कैनर से, जो आपके पास मान लीजिए हैंड ऑन मैप है, उसको स्कैन करके आप कंप्यूटर में फीड करते हो, जो आपको दिखाएंगे हम जब टोपोग्राफिकल मैप के बारे में दिखाएंगे और काम करेंगे, तब आपको बताएंगे कि स्कैनर से ये प्लॉटर, अलग अलग चीजों को प्लॉट करना, डिजिटाइज करना, ये आपका हार्डवेयर होता है। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, विच इज द मेन थिंग ऑफ द जीआईएस, जिसमें क्या कहते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है। जैसे क्यू जीआईएस, आर्क जीआईएस, सागा जीआईएस, एरडास, इल्विस, ऐसे कई सारे हैं। दीज आर द कॉमन जीआईएस सॉफ्टवेयर। What are the use of the GIS software? They help you perform these GIS tasks. So these are the computer applications through which you can perform different GIS tasks. ठीक है। तीसरा जो होता है आपका डेटा, जो स्पेशल मैप्स एंड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन जिसमें आपका रहता है, चाहे वो रिमोटली सेंस डेटा हो, या आप मान लीजिए
आपके उस पे टोपोग्राफिकल डेटा हो जिसको स्कैन करके आप यूज कर रहे हो। फोर्थ कंपोनेंट है आपका पीपल। सो which people मतलब यूजर who collect the data, analyze the data as well as interpret the data। तो आप देखिए सिस्टम जो होता है इसको आप जब तक ना बोलोगे ये है वो है तब तक नहीं करेगा। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट विजुअल इंटरप्रिटेशन। और आप जब फोटोग्राफी पढ़े होंगे तो एलिमेंट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी पढ़े होंगे, जिसपे कल पिछले दिन के क्लास में कुछ जो लोग बाद में थे उन लोगों को मैंने बताया था एलिमेंट्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी और एरियल एलिमेंट्स ऑफ फोटो इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप क्या करते हो, टोन देखते हो, कलर देखते हो, शैडो देखते हो, हाइट देखते हो, आप उसका साइड सिचुएशन देखते हो, टेक्सचर देखते हो, ये सब देखते हो। अभी इन चीजों का नॉलेज अगर नहीं रहता है आपके पास तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो डेटा रहना, एवरीवेयर देयर इज डेटा बट नॉट ए सिंगल डेटा टू बी अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड। जैसे है ना, एवरीवेयर देयर इज ए वाटर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। सिमिलरली एवरीवेयर देयर आर वाटर और डेटा। आप कई सारे मैं सोर्सेस दिखाऊंगा, आप हजारों डेटा डाउनलोड करके रखोगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जब उस डेटा को आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे? यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट। You have to have some basic knowledge and skill to interpret those data. So that's why ये normal people नहीं है, layman नहीं है, ये है person with adequate remote sensing as well as GIS knowledge. That's why I gave the first two lecture on remote sensing and this lecture on GIS. So you have to be a GIS person, not normal people. एंड द फिफ्थ आपका कंपोनेंट होता है मेथड्स। यही इन मेथड्स को लेके ही हम क्या करेंगे, फ्यूचर में पूरा का पूरा काम करेंगे। सो व्हाट डू मीन बाय मेथड्स? मेथड्स आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोसीज्योर्स यूज फॉर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड क्रिएशन ऑफ द मैप इन द जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपके आपके नॉलेज में आप डिफरेंट टेक्निक्स का, टूल्स का, प्रोसीजर्स का आपका नॉलेज आपके दिमाग में रहना चाहिए जब आप जीआईएस से काम करोगे। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर वर्क फॉर अ सक्सेसफुल जीआईएस प्रोजेक्ट, whether you are working for a research paper or PhD research or postdoctoral research or teaching research. In teaching also I create a lot of maps for my students. So creating those, मतलब आप अगर टीचर हो तब भी आपका जीआईएस का नॉलेज, खास करके जियोग्राफी टीचर हो, जैसे आर्किटेक्चर वाले आप लोग भी इस्तेमाल करो। आप लोग फिर आप और एक मुझे एक सोशल साइंस के एक टीचर थे, उन्होंने भी बोला था मुझे जीआईएस सीखना है, मुझे कुछ काम जीआईएस सोशियोलॉजी के कुछ काम के लिए चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नॉलेज आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, मेथड्स, इन नॉलेज आपके पास रहना चाहिए तभी आप अच्छे से काम कर पाओ। अब आते हैं कुछ जीआईएस के नॉलेज जो आपको हेल्प करेगा। ये आपके जहन में और दिमाग में रहना चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो अभी भी मैं कई सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, दे डोंट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप फाइल और रास्टर डेटा। तो टिफ मतलब वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा में आप तो एग्जाम में तो आप डिफरेंसेस लिख के आ जाते हो, लेकिन जब आप जीआईएस में काम करते हो, कई सारे बच्चे काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, रास्टर डेटा है या वेक्टर डेटा है उसको समझ ही नहीं आता है। अब रास्टर के टूल अलग होता है, वेक्टर के टूल अलग होता है। तो इन वजह से क्या होता है, वो लोग उन लोगों को प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है ना? तो जीआईएस में बेसिकली दो तरह का डेटा होता है, स्पेशल डेटा, नॉन स्पेशल डेटा, ब्रॉड कैटेगरी में। स्पेशल डेटा क्या है? स्पेशल डेटा शोज वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, जो मैंने पहले जो जीआईएस जो क्वेश्चन आंसर करने में आपको बोलते हैं उसमें हमने दिखाया था। तो स्पेशल डेटा में आपको लोकेशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप जो एट्रीब्यूट या जो एलिमेंट को दिखाना चाहते हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो या मैप कर रहे हो। ओके,
So these information, these locational information, they come in the form of points, lines और polygon. आप देखिएगा ये वाला आइडिया आपके दिमाग में रहना है कि आप जब भी कोई अर्थ एलिमेंट को अर्थ के किसी भी फीचर को जब भी आप मैप करोगे, ये तीन ही तरीके से आप कर सकते हो। इसका कोई चौथा तरीका नहीं है, मतलब चौथा कोई शेप नहीं है जिसमें वो रिप्रेजेंट होगा। एक तो होता है पॉइंट, या तो आप पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से दिखाओ। दूसरा होता है लाइन, तो आपको मालूम है Uh, रिवर। यस, बोलो। Sir, can I ask? Sir, या hello. श्योर, यू कैन आस्क। Yeah, sir. An image is also a spatial data. Yes, images are also special data. I will explain later on gradually. Okay. Okay. Okay, Raster and images, anything that is raster images are also special data. okay, and anything which is in the research paper is a non-spatial data, right? As in Uh, no, if they are giving without. you special information, so that is non-special Okay. special data. I Okay. will tell you while I Okay. will show you the digitization and georeferencing. तो देखिए टोपो में आप अगर स्कैन कर लिया आप उसको, ठीक है ना, फिर आप कंप्यूटर में लाए, वो नॉन स्पेशल रहा क्योंकि वो सिर्फ एक इमेज है। लेकिन उसको जब जियो रेफरेंस करोगे, आप स्पेशल इंफॉर्मेशन कोड डिकोड जियो कोड करोगे, स्पेशल इंफॉर्मेशन दोगे उसको, तब वो स्पेशल बन जाएगा। तो हम जीआईएस में नॉन स्पेशल डेटा को स्पेशल बनाते हैं, अभी धीरे धीरे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you. Thank you. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग दैट इन आवर अर्थ सरफेस आप जब मैपिंग करोगे, मैप करते हो, चाहे वो जियोग्राफी के हिसाब से या जीआईएस के एनवायरनमेंट में, नहीं आप हाथ में ही ड्रॉ कर रहे हो, आप कभी भी देखना, तो आप कोई भी फीचर हो, अर्थ के फीचर हो, बिल्डिंग, रिवर, कोई भी फीचर हो, उसको आप इन तीन तरीके से ही मैप कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट फीचर, किसी चीज का स्पेसिफिक लोकेशन, पोस्ट ऑफिस का हो या पुलिस स्टेशन का हो या हॉस्पिटल का हो, पॉइंट में दिखा सकते हो। या फिर आपका कोई जीपीएस पॉइंट हो जहां से आप सैंपल कलेक्ट किए हो, वो होता है पॉइंट में होता है। और रिवर, बाउंड्री लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री लाइन, रिवर, देन आपके रेल लाइन, रोड, पाथ, डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ, ये सब आपके लाइन से लीनियर फीचर होता है। और कोई भी एरिया, एरिया को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तब आप पॉलीगन फीचर होता है। तो आपका जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, जनरली हम जब ड्रॉ करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रास्टर इमेज, जनरली हम जब ड्रॉ करते हैं, इन तीन तरीके से आपको हम उसको ड्रॉ करते हैं, विजुअलाइज करते हो, ठीक है ना। जैसे आप रिवर को लाइन में, पोस्ट ऑफिस लोकेशन को पॉइंट में, फॉरेस्ट बाउंड्री को पॉलीगन में, या वाटर बॉडी को पॉलीगन में आप दिखाते हो, ये आप करते हो। सो दीज आर द स्पेशल डेटा। सेकेंड इज द एट्रीब्यूट डेटा, जो नॉन स्पेशल था। आपके पास एक्सेल में देखिए, ये वाला जो है एक्सेल में टेबल है, इसको आप मैप नहीं कर सकते हो जब तक ना आप इसको स्पेशल बना रहे हो, कोई किसी स्पेशल डेटा के साथ जब जब तक ना जोड़ रहे हो, तब तक ये सिर्फ एक टेबल है, इसका कोई मैप नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन, टोटल मेल पॉपुलेशन, टोटल फीमेल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिटरेसी, मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, सेक्स रेशियो, फीमेल लिटरेसी रेट, ये सब आपका एक टेबल है। ये एक एट्रीब्यूट टेबल कहते हैं इसे। तो एट्रीब्यूट डेटा क्या है? डिस्क्राइब व्हाट दोज थिंग्स आर, व्हाट आर द स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट स्पेशल एलिमेंट्स। दे आर स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज इन टेबल, ये टेबुलर फॉर्म में होते हैं। दे आर अवेलेबल इन टेबुलर फॉर्मेट। तो आप एक्सेल में जब देखोगे, ऐसे देखते हो एक्सेलएस में, दे कैन बी लिंक टू डिफरेंट स्पेशल फीचर। तो ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन चीजों का एक पॉलीगन वाला ऐसे शेप फाइल है, होगा, जो अभी दिखाएंगे कुछ देर बाद। अब ये है जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब है, ये उसका स्पेशल डेटा है, जो पहले मैंने बताया कि पॉइंट लाइन पॉलीगन में होता है। अब इसकी जो टेबल था, एट्रीब्यूट टेबल था, उस पे जब हम इन चीजों को जोड़ देंगे, ज्वाइनिंग एंड, आपको ज्वाइनिंग एंड क्वेरी सिखाएंगे जब, तब ये दिखाएंगे और भी। तो जब हम इसको जोड़ देंगे, तब ये जो नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट डेटा था, ये स्पेशल हो जाएगा, और इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो फॉर ए विलेज नेम, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेल फीमेल एरिया, ये सब एट्रीब्यूट डेटा है। जब उसको हम शेप, उसके शेप फाइल के साथ जोड़ेंगे, तो वो स्पेशल डेटा साथ साथ एट्रीब्यूट डेटा को जब हम क्लब करेंगे, तब आपको कंप्लीट जीआईएस इंफॉर्मेशन देता है।
सो जनरली जीआईएस में स्पेशल डेटा, नॉन स्पेशल डेटा आपको मिलता है। जीआईएस में नॉन स्पेशल डेटा को हम स्पेशल डेटा बनाते हैं। Let's come to data models in GIS. Many people get confused regarding vector data and raster data. एग्जाम में तो रट के लिख देते हैं हम लोग, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग में वो तोता पाखी जैसा ही बोलते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है। सो पहला मॉडल जो है वेक्टर मॉडल, वेक्टर और फीचर और शेप फाइल और पॉलीगन कहते हैं हम इसे। यूजुअली हम इसे पॉलीगन कहते हैं या लाइन पॉइंट कहते हैं या शेप फाइल कहते हैं। यूजुअली हम इसे शेप फाइल कहते हैं। ये क्या है? ये डिस्क्रीट फीचर को, अलग अलग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट फीचर माने इंडिविजुअल एलिमेंट अर्थ फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दे आर सुइटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग और विजुअलाइजिंग discrete earth surface feature like roads, buildings, boundaries, water bodies, forest areas, rail lines, whatever point, line and polygon features are there. So they are accurate and easy to analyze for geometry and distance. For example, सिटी मैप, रोड नेटवर्क मैप, ये सब आपके वेक्टर मॉडल होते हैं। इसका क्या कोर आइडिया है? पॉइंट माने क्या है? अगर मैं पॉइंट दिखा रहा हूं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसका एक एक्स माने, आपका एक्स माने होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वाई माने एक लैटिट्यूड है। नहीं, एक्स लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पकड़िए। ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। आपको मालूम है इस धरती में किसी भी पॉइंट हो, उन पॉइंट्स का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है, होता है। ये वाला पॉइंट देख रहे हो ये, और इस जगह का, इसका भी अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा। तो धरती में कोई भी पॉइंट हो जहां आप खड़े हो या जीपीएस रखे हो या क्लिक किए हो, उसका एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। तो इंडिविजुअल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो इंफॉर्मेशन होता है वो होता है पॉइंट डेटा, इंडिविजुअल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन। अब क्या है, जब हम कई सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन को जोड़ते हैं, जहां ऐसे देख रहे हो, तो वो क्या करते हैं, लीनियर फीचर करते हैं। जब जब आप मैथमेटिक्स में लाइन को डिफाइन करते हो, लाइन क्या होता है? लाइन आर कनेक्ट कनेक्टेड डॉट्स, राइट? कनेक्टेड पॉइंट्स होता है लाइन। तो ये यहाँ भी पॉइंट है, 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 यहाँ भी पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट है माने हर पॉइंट्स का इंडिविजुअल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। हमने क्या किया, उन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ऐसे जोड़ दिया, तो ये हमारा लीनियर फीचर होता है। सो लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट होना चाहिए, और उन 2 पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका होगा, है ना? 2 वर्टाइसेस होना है आपको, और पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड, और वो कनेक्टेड होना होगा, और वो ओपन एंडेड होना होगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो पहला लाइन जो है ए, एंड लास्ट पॉइंट जो है, पहला पॉइंट जो है ए और लास्ट पॉइंट जो है बी, ये ओपन एंडेड है, माने ये एक ही पॉइंट नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट है, ये मिल नहीं रहा है, तब ये लाइन कहा जाएगा। लेकिन पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जब मिल जाएगा, तब आपका पॉलीगन बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। इट these polygons are drawn with 3 or more vertices that are connected or close, जो मैंने अभी बताया। तो ये पॉइंट जो है, इसका स्पेसिफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ये वाला पॉइंट जो है, इसका भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और ये वाला जो पॉइंट है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। आपका ए पॉइंट जो है, बी सी डी, माने ए पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज ए इज द एंडिंग पॉइंट। तो ये होता है आपका पॉलीगन। पॉइंट में क्या होता है, स्टार्ट एंडिंग नहीं रहता है, सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट होता है, और उसका लेट लॉन्ग रहता है। लाइन में क्या होता है, कई सारे पॉइंट कनेक्टेड होता है, और ये ओपन एंडेड होता है। पॉलीगन क्या होता है, कई सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होता है, साथ साथ वो क्लोजली एंडेड होता है। इसके माने पहला जो पॉइंट है वही लास्ट पॉइंट होता है। ये होता है आपका बिल्डिंग बाउंड्री, लेक, ये सब आपका होता है, पॉलीगन्स होता है। सो जनरली ये जो हमने 3 तरह का आपको बोला, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, ये जो इसे हम क्या कहते हैं जीआईएस में, बेसिकली फीचर और शेप फाइल। तो जीआईएस में जब टूल एंड टेक्निक ढूंढोगे, तो उस पर आपका फीचर, पॉलीगन या शेप फाइल कहा जाता है। दे कंटेन मोर देन 1 फाइल टू वर्क इन जीआईएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे लोग मांगते हैं, सर मुझे इंडिया का शेप फाइल चाहिए, और वो मेरे पास है,
मान लीजिए मैंने बोला कि शेप फाइल, हाँ अच्छा वो वाला मीम मुझे यहाँ शेयर करना था, लगाना था। शेप फाइल में बहुत कॉमन होता है क्या, हम लोग इसी फाइल को भेजते हैं, बाकी ये 5-6 फाइल को नहीं भेजते हैं। लेकिन इसको वर्क करने के लिए ये सब 5-6 फाइल आपका जरूरी है। और ये जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लार्जेस्ट मेमोरी वाला फाइल है, ये आपका होता है मेन फाइल। ये जो 5 आप 6 फाइल देख रहे हो कंप्यूटर में, ये फाइल ये आपका बनाया है, जिसपे आप इंडिया का शेप फाइल है। ये मैं एक पेपर के लिए कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश को हाईलाइट कर रहा था, तो ये मैंने आपको दिखाया है। तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, जिसमें स्टेट्स के बाउंड्री दिख रहा है, ये अलग अलग पॉलीगन है, राइट। ये अलग अलग कई सारे, इसे कहते हैं मल्टी पॉलीगन कहते हैं। और ये एक शेप फाइल है। और ये शेप फाइल जीआईएस में कब कैसे काम करेगा, जब आपके पास ये सारे फाइल रहेंगे। तो ये जो हमने बोला इंडिया के जो शेप फाइल है मैप बनाने के लिए, ये सब फाइल आपको रहना चाहिए। इसमें जो डॉट एस एच पी है, ये मेन फाइल है, जो जियोग्राफिक फीचर पॉइंट लाइन पॉलीगन का मेन जियोमेट्री को कंटेन करता है। डॉट एस एच क्या है, ये एक इंडेक्स फाइल है। ये इसको आपको फास्ट एक्सेस करने देता है। ये जो शेप फाइल में जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री माने पॉइंट लाइन पॉलीगन, जो उसका शेप है उसको रीड करने के लिए ये हेल्प करता है। डीबीएफ क्या है, ये डेटाबेस फाइल है, इसे कहते हैं डेटाबेस फाइल। तो उसका जो एट्रीब्यूट टेबल है, ये जो एट्रीब्यूट टेबल माने सबका नाम और पॉपुलेशन हो, जो भी डेटा हो, एट्रीब्यूट डेटा जो मैंने आपको दिखाया, वो कब कब काम करेगा, उसका डीबीएफ फाइल नहीं रहेगा तो वो आपका मिस हो जाएगा। सिमिलरली पीआरजी, पीआरजे ये है प्रोजेक्शन फाइल, आपका रेफरेंस सिस्टम। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर बाद। इसका इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो शेप फाइल है उसका प्रोजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये वाला फाइल आपको रखता है। फिर आपका ये बाकी और जो है स्पेशल इंडेक्स है, एसबीएन। फिर आपका सीपी जो है, ये कैरेक्टर एनकोडिंग है, जो आपको टेक्स्ट को करेक्टली डिस्प्ले करता है। एसबीएन जो है आपके इम्प्रूव स्पीड एंड स्पीड ऑफ स्पेशल क्वेरी एज वेल एज मैप को रेंडर करने में, मैप को जूम आउट जूम इन करोगे उस पे ये हेल्प करता है एसबीएन। एसबीएक्स क्या है, ये आपका स्पेशल इंडेक्स फाइल है, जो आपको एसबीएन को हेल्प करता है। तो ये सब अलग अलग फाइल रहना चाहिए। तो आपको अगर बोले भाई तेरे पास इंडिया का शेप फाइल है तो मुझे भेज दे, आपने क्या किया, सिर्फ इसको लोड करके भेज दिए, पता चला बाकी चला नहीं। तो ये आपको समझना है कि शेप फाइल को रीड करने के लिए ये सब फाइल मेरे पास रहना है। नाउ कम टू द रास्टर मॉडल। तो जीआईएस में जब काम करोगे, एक तो शेप फाइल वेक्टर मॉडल है, दूसरा है आपके रास्टर मॉडल। इस रास्टर मॉडल में क्या है, आपको वो जो आपने देखा शेप फाइल क्या करता है, डेटा को, आपकी जो स्पेशल डेटा है, उन स्पेशल डेटा को आपको क्या करते हैं, पॉइंट लाइन पॉलीगन में दिखाते हैं। लेकिन रास्टर फाइल में क्या होता है, रास्टर मॉडल में डेटा को आपके ग्रिड ऑफ सेल में दिखाते हैं, तो रेक्टेंगुलर शेल में दिखाते हैं। जो आपको मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन बोला था, जब हम रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा रहे थे, तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो हमने बोले थे, ये है वो स्पेशल रिजोल्यूशन। माने एक एक पिक्सल जो होता है, इसे कहते हैं पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। ईच पिक्सल हैज वैल्यू रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, लाइक एलिवेशन का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर सरफेस रिफ्लेक्टेंस का इंफॉर्मेशन होता है, जो आपके लैंडसेट का, सेंटिनल का जो रॉ डेटा होता है उस पर सरफेस रिफ्लेक्टेंस का डेटा होता है। लेकिन लैंडसेट का जो बैंड 10 एंड 11 जो थर्मल बैंड है, उस पर टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन वो डिजिटल नंबर पे रहता है। सिमिलरली आपके डेम जो डेटा है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, उस पे आपका एलिवेशन का, मीटर में एलिवेशन का डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। तो एक एक पिक्सल, ईच पिक्सल हैज वैल्यू, डिजिटल नंबर। इन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिजिटल नंबर कहते हैं, और पिक्सल वैल्यू कहते हैं। ये आपका स्टोर करके रखते हैं रास्टर मॉडल में। दे आर सुइटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस ग्रेजुअली, है ना। आसपास के जो डेटा को एनालाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है आपका सैटेलाइट इमेज, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, और सैटेलाइट टेम्परेचर डेटा, ये सब आपके होते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग शेड में है, टोन में है, और उसका वैल्यू अलग है। और उसको आप जब नंबर पे देखोगे, डिजिटल नंबर ऐसे चेंज होते हैं, अभी दिखाएंगे और भी। तो जैसे आपको शेप फाइल में उसका हम डिकोड किए, ऐसे ही डिजिटल नंबर जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं लैंडसेट का।
तो लैंडसैट का जो होता है आपको रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हमने बताया था, और उस रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में आपको 16 बीट के बारे में बताया था। 16 बीट माने 16 टू द पावर 2 है, और इसका जो है ये क्या करते हैं 65,536 वैरिड इंटेंसिटी लेवल में उसका डिजिटल नंबर होता है। तो लैंडसैट का जो डेटा है उसका डीएन वैल्यू 0 से लेके 65,535 के अंदर ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं होगा। और उसके अंदर में जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी जो रिकॉर्ड किया हुआ है और विजुअलाइज कर रहा है, उसको इतने ही वेरिएशन में वो दिखाएगा, उससे ज्यादा वेरिएशन में नहीं दिखाएगा। ये है आपका डीएन वैल्यू एक्सप्लेन। हायर द डीएन वैल्यूज इंडिकेट सेंसर हैज रिकॉर्डेड हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी, चाहे वो रेडियंस हो या रिफ्लेक्टेंस हो। तो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होके एनर्जी जाता है उसी को ही तो आपको सैटेलाइट कैप्चर कर रहा है ना। तो ये जो कैप्चर कर रहा है वो जो रेडिएशन को या रिफ्लेक्टेंस को कैप्चर कर रहे हैं, अगर ज्यादा एनर्जी कैप्चर कर रहा है आपके रिमोट सेंसिंग में तो उसका डीएन वैल्यू हाई होगा। तो देखिए हमने जो पहला लेक्चर दिया था उसके साथ इसका रिलेशन, तो आपको पहले लेक्चर भी देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो however ये हायर डीएन वैल्यू डज नॉट ऑलवेज मीन ब्राइटर ऑब्जेक्ट। हायर डीएन वैल्यू मीन्स सेंसर हैज रिकॉर्डेड हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। It does not, higher DN value does not always mean brighter object in every spectral band. क्यों? क्योंकि it simply means more energy was detected by the sensor in that particular wavelength. अगर ब्लू बैंड में आपको हायर एनर्जी कैप्चर किया है, हो सकता है वो एनआईआर बैंड में कैप्चर नहीं किया है। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में आपको मालूम है ब्लू बैंड में सबसे ज्यादा एनर्जी कैप्चर होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो सेंसर ज्यादा कैप्चर करेगा, लेकिन एनआईआर में ऑब्जर्व हो जाते कम कैप्चर करेगा। तो आपके अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग डीएन वैल्यू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज में रहना। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी वेजिटेशन, नो डीएन डज नॉट टेल द क्वालिटी, डीएन टेल्स द क्वांटिटी। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रिफ्लेक्टेंस रिसीव्ड बाय द सेंसर? क्वालिटी नहीं करता है, कभी भी नहीं। डीएन वैल्यू आपकी क्वांटिटी को करता है, कितना अमाउंट में रिफ्लेक्टेंस को वो कैप्चर किया है। और अलग अलग बैंड में माने अलग अलग वेवलेंथ में, ये देखिए वेवलेंथ और बैंड वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्दी वेजिटेशन हैज हाई डीएन वैल्यू इन एनआईआर लेकिन लो डीएन वैल्यू इन द रेड बैंड। सिमिलरली वाटर हैज हाई डीएन वैल्यू इन ब्लू बैंड लेकिन लो डीएन वैल्यू इन एनआईआर बैंड। ये आपको समझना है। Now come to the what are the difference between vector and raster. So vector में क्या होता है आपके पॉइंट लाइन पॉलीगन में डेटा को शो किया जाता है, और रास्टर में क्या होता है आपका एक पिक्सल में, देखिए ये पिक्सल है, ये पिक्सल में शो किया जाता है। तो अगर मैं ये जो वेल है या फिर टावर है इसको मैं वेक्टर में दिखाऊंगा तो इसका एक लेट लॉन्ग रहेगा, इसका एक एक्स रहेगा, वाई रहेगा। तो ये एक स्पेसिफिक अर्थ के ऊपर डिनोट कर रहा है। लेकिन इसको जब हम रास्टर में दिखाएंगे तो वो उसको एक बॉक्स में दिखेगा। मान लीजिए ये 1 मीटर का पिक्सल है तो ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया दिखा रहा है, लेकिन ये हकीकत में उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये पॉइंट में दिख रहा है। सिमिलरली एक लाइन है, ऐसे देख रहे हैं आप, इस लाइन को जब हम शो करेंगे रास्टर में, ये एक रोड है, वो ऐसे आपके ग्रिड्स कई सारे ग्रिड्स में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये एक टोटल एरिया आपको कैप्चर आएगा। सिमिलरली ये एक पॉन्ड है, इसको जब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पॉन्ड का ये पूरा सबका डीएन वैल्यू अलग होगा, इसके डीएन वैल्यू अलग होगा, इसका डीएन वैल्यू अलग होगा, इसका डीएन वैल्यू अलग होगा। तो ये आपके रास्टर एंड वेक्टर का मेन डिफरेंसेस है। जब आप ओवरले करते हो, जैसे हमने पहले आपको बताया था, जीआईएस क्या करता है, आपका रियल वर्ल्ड इमेजरी क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट द रियल वर्ल्ड मैप, है ना। अब इसको जब हम करते हैं इनमें से कुछ रास्टर डेटा है, कुछ आपका पॉइंट डेटा में आपको शो करना पड़ेगा। आप किसी मान लीजिए रोड को रास्टर डेटा में शो नहीं करना है, करते हैं हम लोग, दिखाएंगे जब हम साइट सुटेबिलिटी ये सब कराएंगे तब आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ फीचर है जो वेक्टर में बहुत अच्छा होता है, कुछ फीचर है जो रास्टर में बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको समझना है। जैसे आप कस्टमर का पॉइंट लोकेशन दिखा रहे हो, स्ट्रीट का मैप कर रहे हो, लैंड पार्सल का मैप कर रहे हो, इन चीजों का वेक्टर में बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका डेटा हैंडलिंग बहुत आसान होता है, बहुत कम मेमोरी लेता है। जब आप रास्टर एंड वेक्टर का
डिफरेंसेस पढ़े होंगे और या फिर आपने एग्जाम में लिखा होंगे, तो ये आपको आपने देखा होगा कि उसमें डेटा हैंडलिंग का एक बात होता है, स्टोरेज कम लेता है आपका वेक्टर डेटा। लेकिन आप रोड को जब ड्रॉ करोगे बहुत ज्यादा होता है, इंडिया का रोड मैप दिखाऊंगा जब, तो तब आपको वेक्टर में काम करना पड़ेगा। और रास्टर डेटा आप एलिवेशन, लैंड यूज, इन चीजों का जब काम करोगे तब आपका रास्टर डेटा होता है। तो आपको वेक्टर एंड रास्टर का डिफरेंसेस हम बता दिए, उसका डिकोड कर दिए क्या होता है कैसे होता है। रास्टर सर एक बार आप डीएन डीएन वैल्यू एक बार आप रिपीट कर देंगे, डीएन ओके, वैल्यू जो होती है मतलब ठीक इसके है। अंदर ही। डीएन वैल्यू थैंक क्या है? आपका जो सैटेलाइट इमेजरी है, ये पिक्सल में है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप। इस इमेज को देखो, ये वाटर बॉडी दिख रहा है आपको, यहाँ रोड जा रहे दिख रहा है, यहाँ बैरन लैंड दिख रहा है, ये ग्रीन वेजिटेशन दिख रहा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इधर से आपका कोई बिल्ट अप बिल्डिंग दिख रहा है। तो ये जब सैटेलाइट कैप्चर करेगा, इसका अलग अलग रिफ्लेक्टेंस होगा अलग अलग बैंड में, ये तो आपको हमने पिछले क्लास में बताया। अब इसको यस जब सर। आप रॉ इमेज आता है, उस पे क्या होता है, रॉ इमेज में आपको ये यहाँ नहीं लिखा रहता है, VEGTION नहीं लिखा रहता है, WATER नहीं लिखा रहता है। आपका जो रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा में ऐसे नंबर रहते हैं। कैसा नंबर? लैंडसेट का डेटा होगा तो वो नंबर रेंज करेगा 0 से लेके 65,535 तक। हायर इंटेंसिटी होगा तो हायर वैल्यू होगा, लोअर इंटेंसिटी होगा तो लोअर वैल्यू होगा। माने हाई वैल्यू डीएन वैल्यू विल इंडिकेट द सेंसर हैज रिकॉर्डेड मोर एनर्जी, एंड लो वैल्यू विल इंडिकेट द सेंसर हैज रिकॉर्डेड लेसर एनर्जी। है ना? वो स्पेसिफिक वेवलेंथ में क्या है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर वेवलेंथ में। समझ में आ रहा है ना? तो डीएन वैल्यू होता है आपके जो रेस्टर जो डेटा होता है, लैंडसेट का, सेंटिनल का, ये सब जो डेटा होता है, इन डेटा में आपका इमेज में नहीं लिखा रहता है कि भाई ये रोड है, भाई ये वाटर बॉडी है। वो तो आपका दोस्त नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं लिखा रहेगा। उस पे क्या रहेगा, उस पे नंबर रहेगा। जीआईएस एक्सपर्ट जो होता है, जिसके पास जीआईएस का और रिमोट सेंसिंग का नॉलेज है, वो उसको डिकोड करेगा, एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन के नॉलेज के थ्रू उसको डिकोड करेगा, फिर वो मैप क्रिएट करेगा, जो हम आप सीखेंगे पूरा जीआईएस के कोर्स में। है ना? ठीक है। अब यू सर। ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे आपको क्या होता है, वेक्टर डेटा मिलेगा। डिवा जीआईएस है, इस पे आप कंट्री और डिफरेंट थीमेटिक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर, इनलैंड वाटर, रोड, रेड रोड, ये कई सारे डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? ये मैं दिखाऊंगा अगर टाइम है तो डिवा जीआईएस एक बहुत ओपन सोर्स है। मैं सब आपको ओपन सोर्स माने फ्री वाला दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप कई सारे शेप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है हमारे इंडिया का सर्वे ऑफ इंडिया का जो है ऑनलाइन मैप पोर्टल, जिसपे देखिए देखिए इंडिया का शेप फाइल मिलेगा आपको डिफरेंट लाइव लेवल में। लेकिन इस पे आपको ना साइन इन रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैंने बहुत पहले जब मैं रिमोट सेंसिंग वहां पढ़ा रहा था, देखिए ये फ्री है, इसका प्राइस 0 है। कुछ डेटा है जिसका प्राइस है होता है, ये फ्री ऑफ सोर्स है, फ्री ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं जब रिमोट सेंसिंग वहां पढ़ा रहा था अलीगढ़ में, तब मैंने यहाँ अकाउंट था तो मैंने डेटा डाउनलोड किया था। देखिए यहाँ आपको कई सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डेटा, डिजिटल जियोग्राफिक मैप, वेक्टर डेटा, जियो रेफरेंस कलर रास्टर, जियोडेटिक प्रोडक्ट, ओपन सीरीज मैप, जो आपका ओपन सोर्स टोपोग्राफिक मैप है, टोपोग्राफिक मैप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स है इसका प्रोसेस एक्सेस करना, इसीलिए मैं जब डाउनलोड किया था उन डेटा को मैंने अपने वेबसाइट में दे दिया हूँ। और अपने वेबसाइट में सिंपली जीआईएस प्रोवाइड वेक्टर डेटा शेप फाइल ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, आप देख सकते हो। वर्ल्ड डेटा भी है, वर्ल्ड कंट्रीज का भी एक शेप फाइल है, अगर आप ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हो तो वो भी डाउनलोड करोगे। और सिंपली जीआईएस से डाउनलोड करोगे तो उसका क्या फायदा है, आप इंडियन गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है कि आप इंडिया को ये पूरा आपको दिखाना है, ये वाला इंडिया का। लेकिन ग्लोबल जो डेटा मिलेगा आपको डिवा जीआईएस से, वो कटा हुआ मिलेगा, तो वो इस्तेमाल मत करना, सर्वे ऑफ इंडिया वाला ही इस्तेमाल करना। ठीक है ना? इंडिया का डिफरेंट लेवल में स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, सीडी ब्लॉक का, म्यूनिसिपल बाउंड्री का हो जाते हैं। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल में फ्रीली अवेलेबल है मेरे वेबसाइट में, तहसील लेवल तक। और सीडी ब्लॉक और म्यूनिसिपल चाहिए तो आपको जिसको चाहिए वो मुझे रिक्वेजिशन भेजता है, और मैं उसको डिजिटाइज करके कुछ अमाउंट बहुत ही कम, 200, 250, 300, 400 ऐसे लेके हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये करता हूँ, मेरा टीम जो है
सिर्फ मैं नहीं, मेरा टीम जो है वो करते हैं। आप चाहो तो आप भी मेरे टीम में बाद में ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो ये जो आपके मैंने बोला, ये कुछ ओपन सोर्स है जहां से आप वेक्टर डेटा डाउनलोड कर सकते हो, शेप फाइल डेटा। अब शेप फाइल को आप जीआईएस में क्रिएट भी करते हो, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। जैसे मैं जो प्रोवाइड करता हूँ, जैसे आपको ब्लॉक वाला डेटा नहीं मिलता है, सर्वे ऑफ इंडिया अभी तक कुछ ही जगह का, चुनिंदा जगह का आपको वो प्रोवाइड करते हैं। सो you need a block level data, so you need to create those special data. So I have created this special data. You can see this is a image map. तो आपने जो बोला ना, इससे पहले पूछे थे कि सर जो हर रास्टर डेटा स्पेशल इंफॉर्मेशन होता है, नहीं। देखिए ये एक इमेज है, इमेज माने रास्टर है। इसको भी आप जूम करते जाओगे तो देखिएगा रेक्टेंगुलर पिक्सल दिखता है, जिसे हम मोबाइल के कैमरा में पिक्सल भी बोलते हैं। बॉक्स बॉक्स दिखता है, बहुत जूम करोगे तो बॉक्स बॉक्स दिखेगा। तो ये जो आपके रास्टर डेटा था, जो नॉन स्पेशियल था, इसको मैंने क्या किया, इसको पहले जियो रेफरेंसिंग किए थे हम, जो आपको हम सिखाएंगे। फिर जियो रेफरेंसिंग के बाद हमने डिजिटाइजेशन किया था। ये एक टूल होता है, डिजिटाइजिंग टूल होता है। डिजिटाइजेशन एक टेक्निक है आपके जीआईएस में। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके मैंने ये शेप फाइल बनाया, पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग 26 ब्लॉक है, 26 ब्लॉक का इसे देख देख के बनाया है। और मैंने एक पेपर भी पब्लिश हो रहा है अभी, बुक चैप्टर हो रहा है, इसको लेके मैंने फ्लड ससेप्टिबिलिटी का बनाया था, ठीक है ना। ये मेरा बनाया हुआ है ये सब। तो ये आप जीआईएस में वेक्टर डेटा क्रिएट कर सकते हो, शेप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। Now come to the raster data source. These are the list of the raster data source. I will share you the link, जिसमें आप क्या करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सब ओपन सोर्स है मेनली, raster डेटा डाउनलोड कर सकते हो। सबसे ज्यादा कॉमन है ये जो आर्थ डेटा है, यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर है। और कोपरनिकस सेंटिनल डेटा लेना है तो आपको यहाँ से लेना है। और गूगल अर्थ इंजन ये वेब बेस्ड है। फिर वर्ल्ड क्लीम जो है ये क्लाइमेट डेटा है। फिर चिर्स जो है ये क्लाइमेट डेटा है। टेरा क्लाइमेट भी क्लाइमेट डेटा है। ओपन लैंड में आपके पास शेप फाइल कई सारे मिलता है, सॉइल क्लाइमेट टेरेन का। फिर आपका ये जो है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच भी कॉमन है, ये जो क्लाइमेट डेटा के लिए ईसीएमडब्ल्यू भी कॉमन है। फिर आपका एनआरएससी का जो भूवन है, इसरो का भूनिधि है, इससे भी सॉइल ग्रिड से आप सॉइल के डेटा मिलता है। हाइड्रो शेड से आपको वाटर शेड बाउंड्री, डेम का डेटा, हाइड्रोग्राफी का डेटा मिलता है। तो ये अलग अलग, तो लैंडसैट, एसआरटीएम, ये मोडीज, इन डेटा को आप अर्थ एक्सप्लोरर से डाउनलोड कर सकते हो। सेंटिनल का डेटा आप कोपरनिकस से डाउनलोड कर सकते हो। और ये उन चीजों का टिपिकल रिजोल्यूशन आपको बता रहे हैं। ये है आपका यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर। मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उस पे दिखाऊंगा कैसे यहाँ से आपको आप मैप, डिफरेंट टाइप ऑफ रास्टर डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। ये है एक है, इसका वेबसाइट है यहाँ। फिर ये कोपरनिकस का है, आई विल शो यू कैसे यहाँ से भी डाउनलोड कर, कैसे आप अपने जो स्टडी एरिया है, उन स्टडी एरिया का जो रास्टर डेटा है, सैटेलाइट इमेजरी है सेंटिनल का, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। फिर ये भूनिधि है, भूनिधि से भी दिखाएंगे। इंडिया वाला जो है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ये भी अच्छा है, यहाँ से भी आपको हम दिखाएंगे कैसे डेटा डाउनलोड करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उस पर आपको डेटा डाउनलोड और सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ जीआईएस मैपिंग, जीआईएस एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर। ये भी बहुत कॉमन है, ये नॉलेज भी रहना अच्छा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ होता है, मेनली जो होता है आपका डेस्कटॉप बेस होता है, जो आपको हम सिखाएंगे। डेस्कटॉप बेस माने आप क्या करते हो, आपकी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और कंप्यूटर में आप उसको इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन फाइल होता है, और आप फुल्ली उसके बाद अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, अपने हिसाब से उसको डिफरेंट टाइप ऑफ मैप क्रिएट कर सकते हो, एडवांस एनालिसिस करते हो डिफरेंट टूल्स के थ्रू। ArcGIS प्रो, ArcGIS एंड QGIS। QGIS ओपन सोर्स है, ArcGIS कॉमर्शियल है, ये उसका एग्जाम्पल है। और एक होता है वेब बेस्ड होता है आपका, जिसमें आप डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट में आप काम कर सकते हो, जिसमें आप खुद अपना एडिशनल डेटा को अपलोड करते हो, और अपलोड करने के बाद आप उसको डिस्प्ले और सम बेसिक एनालिसिस कर सकते हो।
हाई एंड एडवांस एनालिसिस के लिए आप वेब बेस्ड सिंपल नहीं है, जैसे कार्टो, आर्कजीआईएस ऑनलाइन, मैपबॉक्स, गूगल माई मैप्स, ये सब है। और एक बहुत कॉमन है, अभी पॉपुलर है, जो है गूगल अर्थ इंजन। तो जियो ब्राउजर होता है, एक होता है गूगल मैप्स, गूगल अर्थ, एप्पल मैप्स, वेज, ये सब होता है, मेनली डिस्प्ले होता है। और गूगल अर्थ इंजन क्या होता है, गूगल अर्थ इंजन नहीं, गूगल अर्थ, इस पे गूगल अर्थ इंजन आएगा, मैंने लिखा नहीं, वेब बेस्ड वाला जो है गूगल अर्थ इंजन आएगा। और गूगल अर्थ जो होता है, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको इंस्टॉल करते हो और इसके थ्रू आप ये एक जियो ब्राउजर है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, विजुअल मैप देख सकते हो। मोबाइल में भी है मेरा, ठीक है ना। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है आपका डेस्कटॉप बेस्ड होता है, ये आपका जो इंस्टॉल करते हो। नाउ कम टू विच सॉफ्टवेयर टू डू यू नीड टू विज यूज। सो इसरी जो है, ये ArcGIS प्रो आर्क मैप प्रोवाइड करता है, हालांकि आर्क मैप अभी बंद हो गया। तो ArcGIS प्रोवाइड करता है, ये एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक सॉफ्टवेयर खरीदने में एक साल के लिए 15-16 लाख से ज्यादा लगता है। दे ओनली रन्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दे कैन रन स्लोली इन सम कंप्यूटर्स, अगर आपका कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन अच्छा नहीं है तो स्लो रन करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा फंक्शन एंड टूल है, ये इसका पॉजिटिव है क्योंकि ये कॉमर्शियल है। ArcGIS ऑनलाइन से इंटीग्रेट होता है तो आपका वेब बेस्ड भी काम होता है, कुछ आप ऑनलाइन अगर कनेक्टेड है तो कुछ ओपन सोर्स डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। एंड ये इसका बहुत सारा ट्यूटोरियल आपको मिल ही जाता है ना। और इसरी जो है उसको हर टूल के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन देता है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे आप बिना नॉलेज, इसका बिना जानकारी रहे हुए भी कैसे आप उसका डॉक्यूमेंटेशन या हेल्प से जाके पढ़ के आप काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है। देन काम आता है क्वांटम जीआईएस। ये जो जीआईएस है, ये इसको बनाया है काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने, और इसको लोगों के लिए फ्री किया हुआ है, ओपन सोर्स है। और ये एप्पल में भी काम करता है, मैक में भी, और विंडोज में भी, लिनक्स में भी काम करता है। और ये बहुत स्मूथली चलता है अगर आप कंप्यूटर आपका स्ट्रांग नहीं है। इनिशियल ईयर्स में बहुत लैग करता था, अब बहुत अच्छा चलता है। और इसमें कई सारे टूल हैं, टूल से ज्यादा आपका प्लगइन्स है। अगर टूल है भी नहीं, इसको आप प्लगइन्स ऐड करके इसमें काम कर सकते हो। और इसका ट्यूटोरियल भी आपका अवेलेबल है। और टूल्स कैन बी डेवलप्ड बाय एनीवन, आप भी टूल डेवलप करके इसमें जोड़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन ये डेवलप हो रहा है। और इसका सपोर्ट आपको फोरम के थ्रू, इसका कम्युनिटी है उसके थ्रू आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक आपको इंटरव्यू में भी पूछता है, ओपन सोर्स एंड कमर्शियल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, उसके एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो ये आपका उसका डिफरेंसेस हैं। नाउ कम टू द मैप प्रोजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जब आप जीआईएस में काम करोगे, ठीक है ना। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ज्यादा नहीं है। आप जब जीआईएस में काम करोगे, तो जीआईएस में काम करने के लिए आपके प्रोजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रहना जरूरी है, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। इसके लिए मैं आपको क्लास 11 का जो प्रैक्टिकल किताब है उसको पढ़ने के लिए मैं आपको बोलूंगा। और मैं कभी आपको मैप प्रोजेक्शन के ऊपर लेक्चर भी दूंगा, कभी मूड हुआ तो ये अ, आपका मैप प्रोजेक्शन क्या है, आपका अर्थ जो है राउंड है, लेकिन जब हम मैप बनाते हैं वो फ्लैट होता है, तो उस पे जब फ्लैट बनाते हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उस डिस्टॉर्शन को कमाने के लिए, कम करने के लिए हमें प्रोजेक्शन की चाहिए होता है। तो मैप प्रोजेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट द राउंड अर्थ सरफेस फीचर ऑन ए फ्लैट प्लेन सरफेस, 2D सरफेस। इट इज अ मैथमेटिकल मेथड टू डिस्प्ले द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। तीन तरह का आपका मैप प्रोजेक्शन होता है, सिलिंड्रिकल, कोनिकल एंड प्लानर और अजीमुथल होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बोल रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक होता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, आपका जो लोकेशन है उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इंफॉर्मेशन देता है, या फिर आपका एक्स वाई का इंफॉर्मेशन देता है मीटर में। तो आपका जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, इसमें मेजरमेंट डिग्री मिनट सेकंड में किया जाता है, DMS, ठीक है। इसका मेजरमेंट जो होता है डिग्री मिनट सेकंड में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में दिया जाता है। तो आपने इससे पहले जो कुछ देर पहले इंडिया का मैप वैप देखा, उसपे क्या है ना, डिग्री मिनट सेकंड दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे ये मैंने दिखाया, ये जो है
इस पे देखिए ये 70 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ये डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है। लेकिन कुछ मैप होता है, खास करके रिमोट सेंसिंग में जब काम करोगे, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैंडसैट वाला डेटा, सेंटिनल डेटा, उसमें ना मेजरमेंट मीटर में होता है। तो ये आपका जरूरी है। मान लीजिए आपके पास पॉलीगन है, उसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपका जो है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उसको एरिया मेजरमेंट कर पाओगे। अगर वो डिग्री मिनट सेकंड में है तो उस पे एरिया कम कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हम धीरे धीरे आपको जब हम जीआईएस में पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। इनिशियल लेक्चर में ही इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम। तो चूजिंग द राइट प्रोजेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट मैपिंग, ठीक है ना। अब क्या है, ये है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, आपकी जो अर्थ की जो सरफेस फीचर है, उसको पॉइंट के हिसाब से, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से मैप किया जाता है। अगर वो एक पॉइंट है तो सिर्फ एक ही पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा। अगर एक लाइन फीचर है तो उसका क्या होगा, दो तीन पॉइंट को वो कनेक्ट करके होगा। अगर वो पॉलीगन है तो क्या होगा, उससे ये अलग अलग पॉइंट्स को वो कनेक्ट करके होगा। इट्स ऑल अबाउट पॉइंट, राइट। तो ये होता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसपे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, और ये डिग्री मिनट सेकेंड में मेजर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अर्थ को स्फेरिकल लेता है। तो आप लोग लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिजिक्स, प्रैक्टिकल जियोग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 11 वाला किताब पढ़ना, बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये ट्रू लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है अर्थ का। लेकिन लिमिटेशन क्या है, मेजरिंग डिस्टेंस और एरिया को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस देता है। ये क्या करता है, एंगुलर डिस्टेंस देता है। हाँ, WGS 84, वर्ल्ड जियोडेटिक सर्वे 84, इसका बहुत कॉमन जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर शेप फाइल के लिए। ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक डेटा डेटा 1983 वाला जो है, वो अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लोबल लेवल पे जब हम काम करते हैं, WGS 84 इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसमें क्या करते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड के जगह एक एक हम एक कोऑर्डिनेट एक लॉन्गिट्यूड बना देते हैं, और उस लॉन्गिट्यूड का नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग के हिसाब से मीटर या फीट में हम मेजरमेंट करते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको मैप प्रोजेक्शन के थ्रू बनाया जाता है। खास करके यूटीएम, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर, लैम्बर्ट कॉन्फॉर्मल कोनिक मार्केटर प्रोजेक्शन, मार्केटर प्रोजेक्शन, इन प्रोजेक्शन में इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल यूटीएम जोन 43 ऑफ इंडिया, इसका एडवांटेज क्या है, ये आप लोकल एंड रीजनल लेवल पे जब काम करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका मेजरमेंट देता है, एरिया का मेजरमेंट देता है, एरिया का मेजरमेंट, डिस्टेंस का मेजरमेंट आपको देता है। तो आप जब छोटे छोटे सिटी के ऊपर काम करोगे, तो आपको ये प्रोजेक्शन पहले सेट करना होगा ईटीएम जोन। अगर डब्ल्यूजीएस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली अलग अलग सैटेलाइट डेटा का अलग अलग प्रोजेक्शन इस्तेमाल किया जाते हैं। इसीलिए आप जब डेटा को काम करोगे, सबका सेम प्रोजेक्शन होना चाहिए। इसीलिए आपका प्रोजेक्शन का नॉलेज भी रहना चाहिए कि मेरा जो स्टडी एरिया है, उस स्टडी एरिया का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, ये जब हम प्रोजेक्शन करके करते हैं ना, तो इसके लिए सम डिस्टॉर्शन आपको आ जाता है, चाहे वो शेप में है हो, एरिया में हो, डिस्टेंस में हो, ये आपका हो जाते हैं। ये देखिए यूटीएम जो होता है, यूटीएम क्या करता है, यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केटर प्रोजेक्शन। ये क्या करता है, हमारा अर्थ को 6 डिग्री का पट्टी में, ऐसे 360 डिग्री है ना, तो 60 ऐसे लंबा लंबा ऐसे आपका पटरी में प्रोजेक्शन करते हैं। जो आपका देखिए, ये है आपका ट्रांसवर्स पोजीशन में सिलेंडर प्रोजेक्शन। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन जो होता है, जो उसका जो बीच में है, वो ट्रू आपका मेजरमेंट देता है, और उससे जितना दूर जाएंगे मेजरमेंट घटता जाता है। तो ये बीच में वाला जो है, यहाँ अच्छा मेजरमेंट होगा, और जितना दूर जाएंगे मेजरमेंट घटता जाता है। सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन आप पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, यूटीएम में ट्रांसवर्स सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है, जिसमें हमारे अर्थ को 60 डिवीजन में नैरो
लॉन्गिट्यूडिनल जोन में 6 डिग्री का 60 नैरो जोन में बांट लेते हैं. So they are numbered in 1 to 60 and each zone has its central meridian. अब ये मान लीजिए यहाँ के ऊपर से गया है, तो ये जो लोकेशन है, यहाँ इसका जो एक्यूरेसी हाई होगा और इससे जितना दूर जाएंगे, ये 6 डिग्री का एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है, हमारे मैपिंग के लिए अच्छा काम होता है. लेकिन उससे दूर जाएंगे तो देखिएगा यहाँ का एक्यूरेसी घट जाता है. इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल होता है आपका मार्केटर प्रोजेक्शन का, ट्रांसवर्स मार्केटर यूटीएम वाला. ठीक है, ओके. आ, तो ये आपका रहा, ये 6 डिग्री का आपको मैप बनाते हैं और इसमें आपका ग्लोबल लेवल पे जैसे कि 6 डिग्री का ऐसे पूरा आपका बनाते हैं. और ये जो है यूटीएम है, जितना ऊपर जाएंगे तब भी डिस्टॉर्ट होता है, इसलिए बेसिकली 84 डिग्री नॉर्थ से लेके 80 डिग्री साउथ में ही इसका एक्सटेंट होता है. और ये देखिए, इसका जो पैरेलल्स है, इसका जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये लॉन्गिट्यूड मिल नहीं रहा है, सो दे आर राइट एंगल. तो जितना ऊपर जाएंगे ये डिस्टॉर्ट होता है मार्केटर प्रोजेक्शन में, आप पढ़िएगा. इसीलिए आपको 80 डिग्री 84 डिग्री के ऊपर ये बनाता नहीं है. ठीक है, 84 डिग्री और साउथ में 80 डिग्री के नीचे इसका मिलता नहीं है, क्योंकि ये पोल एरिया को पूरा एक लाइन में दिखता है. पोल तो एक पॉइंट है, लेकिन पोल को एक लाइन में दिखाता है, इसलिए पोलर एरिया का इस पे मैपिंग नहीं होता है. ठीक है ना. तो अगर हम कह रहे हैं कि 3N इसका यूटीएम जोन है, तो वो 168 डिग्री वेस्ट से लेके 162 डिग्री वेस्ट को दिखाएगा. ठीक है, ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं. ये देखिए हमारे इंडिया के लिए जो होता है, इंडिया का जो यूटीएम जोन होता है 1 2 3 4 5 6 जोन में होता है. अगर आपका स्टडी एरिया यहाँ अलीगढ़ यहाँ लोकेट कर रहा है, ये दिल्ली यहाँ लोकेट कर रहा है, तो वो यूटीएम जोन 43 उसका प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, तभी उसका एक्यूरेसी अच्छा होगा. ठीक है ना. कैसे उसको आइडेंटिफाई. ये जो सॉरी सर, ये जो जोन है ये किस बेसिस पे, मतलब जैसे एक होता है ना कि अर्थक्वेक वाला जोन या डोंट गेट मीट मिक्स्ड अप, इट इज प्रोजेक्शन जोन. ये जो प्रोजेक्शन को बनाया गया है मैप, ये एक प्रोजेक्शन के पूरा ग्लोबल मैप बनाया जाता है. ठीक है ना, ये एक प्रोजेक्शन है. आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो वाला किताब मैं शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा, उससे अच्छा आपका नॉलेज मिल जाएगा. आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर लैकिंग दैट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. सो ये क्या करते हैं, जोन में बनाते हैं. ये देखिए, ये पोल एरिया का ऐसे लाइन है, हकीकत में ग्रीनलैंड इतना चौड़ा है नहीं है. अंटार्कटिका तो एक सर्कुलर एरिया है पोलर एरिया में, लेकिन देखिए ये लाइन है. तो ये मार्केटर प्रोजेक्शन है जिसमें ये डिस्टॉर्ट होता है, जितना ऊपर जाओगे डिस्टॉर्ट होता है, और जहां आपका टच करता है इक्वेटर में वहां आपका डिस्टॉर्शन कम होता है. सिमिलरली इसमें ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या होता है, इसमें घुमा देता है. ये जो आपका सिलेंडर है, ये देखिए सिलेंडर को घुमा दिया है, तो ये ऐसे लंबा टच करता है. तो इसके वजह से जिन एरिया के ऊपर से जा रहा है लंबा होके, देखिए ये जोन 11 है, तो ये पोलर एरिया है, या डिस्टॉर्ट होता है. लेकिन इन एरिया में इसका एक्यूरेसी अच्छा होगा. प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या करता है, रियल वर्ल्ड को आप मैप में विजुअलाइज करता है, तो प्रोजेक्शन इसलिए होता है. तो लेकिन ये सर जोन, जैसे कोई एक चीज एक जोन में पड़ रही है तो उसमें कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना, जैसे या ये इसके इस पे डिस्टॉर्शन सिमिलर है इसका. ये एक्यूरेसी, ये जो देखिए ना, ये जोन में बांटा गया है, ये एक जोन है, ये एक जोन है. इसके माने क्या है, इसके बीच में से एक लाइन को उसने प्राइम मेरिडियन पकड़ा. हम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच वाला है तो वो तो हकीकत में है, लेकिन ये वाला प्रोजेक्शन जब ओके किया जाता है तो क्या करते हैं, 6 डिग्री का पट्टी बनाते हैं. आप गूगल यूट्यूब करना, हाउ ग्लोब्स आर प्रिपेयर्ड, तब आप देखिएगा वो पूरा एक मैप प्रिंट नहीं करते हैं, वो इस ऐसे शेप में कई सारे प्रिंट करते हैं और उसको ग्लोब के ऊपर लगाते हैं ऐसे शेप में. समझ में है ना. ये एक प्राइम मेरिडियन है, इसके बाद और एक प्राइम मेरिडियन है. तो ये देखिएगा, ये एक प्राइम मेरिडियन है, इसके 6 डिग्री बाद और एक प्राइम मेरिडियन होगा, जो मार्केटर प्रोजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है. ये सब प्राइम मेरिडियन है. ठीक है ना. तो ये एक्सटेंट है. कौन सा एक्सटेंट, अगर आपका स्टडी एरिया 79 डिग्री ईस्ट से लेके आपका स्टडी एरिया 72 से 78 डिग्री ईस्ट में प्राइम मेरिडियन के अंदर में आ रहा है, जो आपका जो ग्रीनविच से 72 डिग्री से लेकर 78 डिग्री ईस्ट में आ रहा है, तो वो आपका जोन 43 में आएगा.
तो आपको प्रोजेक्शन सेट करना पड़ेगा जोन 43, तब आपका काम होगा। जब जीआईएस में काम करेंगे ना, आई विल शो यू दोज थिंग्स ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप बिहार के लिए काम कर रहे हो या बंगाल के लिए, तो आपको छोटा एरिया है उसका मैपिंग कर रहे हो तो प्रोजेक्शन करना पड़ेगा ना। तो उस प्रोजेक्शन के लिए आपको जोन 45 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मेन बात है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। और मैं जब क्लास कराऊंगा तो अब और डिटेल्स में इसको समझाऊंगा आपको। तो ओवरऑल ये मैप प्रोजेक्शन का नॉलेज मैंने आपको बेसिकल दे दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि ये बहुत कई सारे लोग इस प्रोजेक्शन के वजह से उनका डेटा काम नहीं करता है, वो गलत काम आता है, आउटपुट गलत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जीआईएस कैसे परफॉर्म करता है, मैंने जो बताया, पहले आपके पास डेटा इनपुट देना पड़ता है ना। फिर उसको स्टोर या मैनेज करना होता है, फिर उसको आप मैनिपुलेट करते हो, फिर आपका होता है डेटा को एनालाइज करते हो, चाहे ओवरले करो, बफर करो, नेटवर्क करो, और स्पेशल स्टैटिस्टिक करो, अलजेब्रा करो, जो आपको हम धीरे 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 क्लास में सिखाएंगे। हर क्लास में हम थियोरिटिकली पहले बता देंगे क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या काम में करते हैं, फिर उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्राइक कर रहा है उसको गूगल कीजिए, पढ़िए, और अगर जानना चाहिए तो सर को मुझे बोलिए, मैं आपको उसका मटेरियल भेज दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो पहला काम होता है आपका डेटा इनपुट, फिर स्टोरेज, फिर उसको मैनिपुलेट करना, एडिट, मार्जिंग, कन्वर्ट करना, फिर डेटा को एनालाइज करना, फिर फाइनली विजुअलाइज करके आपका आउटपुट बनता है। विजुअलाइज करते हो, फिर उसको आप एक मैप या चार्ट या रिपोर्ट बनाते हो जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके लिए काम आता है। So what are the GIS software we will be dealing with? These are the commonly used GIS software: QGIS, Quantum GIS, ArcGIS, Saga GIS, AirDAS Imagine बहुत अच्छा है लैंड यूज क्लासिफिकेशन के लिए। वेब बेस्ड जीआईएस लाइक गूगल अर्थिंग, ये सब हम धीरे धीरे काम करेंगे ग्रेजुअली। So with this, I conclude my lecture on GIS. If you have any question on this, you can ask me right now. Simply GIS is offering 6 months course on basic of remote sensing and GIS. You can visit our website simplygis.in and check details about the course. It is a 6-month course. The classes will be held online on Saturday and Sunday. The time is flexible. Here is the registration form. You can click and register yourself. This is the detailed course structure. For more videos on remote sensing and GIS and tutorials of QGIS and ArcMap, please subscribe our channel Simply GIS and also click on the notification icon. There are playlists on QGIS and ArcMap. You can check them.